हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में यानी कि हिंदी में हिंदू में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू समाचार पत्र को पूरी तरह से पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि अपने इस 1 घंटे या 1 घंटे 5-7 मिनट का जो कार्यक्रम होता है उसमें हम आज के दिन के द हिंदू में जो भी काम की खबरें हैं, जो भी ऐसे समाचार हैं जो हमारे लिए किसी तरह से काम के हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, उनको हम समझ पाएं, उनका हम एक समझ जो है विकसित कर पाएं। आज 9 नवंबर है और आज मैंने पहले ये वाली स्लाइड इसलिए लगाई है क्योंकि आप सबके कारण, आप सबकी सराहना के कारण, आप सबके सहयोग के कारण, आप सबके सानिध्य के कारण आज हमारा यह कार्यक्रम जो है अपने 250वें एपिसोड पर आ गया है। 250 एपिसोड सुनने में बहुत बड़ा लगता है, सुनने में एक बड़ा नंबर लगता है। और अगर मैं देखूं वास्तविकता में तो ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं किसी भी चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो इतने एपिसोड्स तक पहुंच पाते हैं और निरंतर चलते रहते हैं। यह कार्यक्रम जब हमने शुरू किया था तो हमने आप लोगों के हित के लिए ही सोचा था। इसका फॉर्मेट कुछ अलग था। पिछले महीने से इसके फॉर्मेट में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है और आप में से काफी लोगों को वो पसंद आया, काफी लोगों को वो पसंद नहीं भी आया, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन तब भी ये फॉर्मेट का जो परिवर्तन है ये केवल आपके परीक्षा के हित को ध्यान में रखकर ही किया गया है। उसके बाद भी आप लोगों ने इसका सहयोग जारी रखा। वो जो हमारा 500 लाइव बच्चों वाला एक जो बेंचमार्क है वो भी दूर है, उसको हम नहीं पहुंच पा रहे और मेरे ख्याल से दिवाली तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे अब, लेकिन दिवाली के बाद हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोग इस तरह से साथ देते रहेंगे तो शायद 250 नहीं, हम लोग 300, 500, 1000 एपिसोड तक भी इसमें आगे लेकर जाएंगे। ठीक है। और लेकिन हाँ, मैं ये भी कामना करूंगा कि 1000वां एपिसोड जब मैं करूं तो आप ना देख रहे हो या फिर आप केवल शौकिया देख रहे हो, आप वास्तविकता में कहीं चयनित हो चुके हो, आपका भविष्य उज्जवल हो चुका हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप 4 साल तक मेरा कार्यक्रम देखते रहो, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है। 9 नवंबर है आज और चलिए आज के द हिंदू समाचार पत्र की ओर प्रस्थान करते हैं जल्दी से। तो आज का द हिंदू देखते हैं। आज हमारा ही ऐड आया है स्टडी IQ का, तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन P2I जो आपको मैं दिखाता रहता हूं ग्राफिक, वो आज आया है। यहीं पर सेम ग्राफिक है। आप क्षमा कीजिएगा, ये पूरा वही सेम ग्राफिक है जो आता रहता है हर जगह। बिगेस्ट दिवाली सेल, ये सारे ऑफरिंग्स हैं, आप देख सकते हैं आज के द हिंदू में। और कोड यहां पे द हिंदू दिया हुआ है, आप AJ लाइव लगाकर भी इसी दाम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरा लंबा चौड़ा ऐड है। तो आज हमारा जो समाचार पत्र है अगर हम उसकी ओर देखें तो सबसे पहले तो भैया केरला में हमको पता है राज्यपालों के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उनमें से उसी में केरला ने आज एक मुकदमा और कर दिया है जिसमें आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा नया है। मुद्दा वही है, आर्ग्यूमेंट एक और दिया है केरल ने, तो उसके बारे में हम जरा सी चर्चा करेंगे कि यह आर्ग्यूमेंट क्या है। G7 देश जो है दुनिया के 7 विकसित देश, उनकी बैठक हुई, उन्होंने गाजा में युद्ध विराम की बात की। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। दिल्ली में अब वो क्या करने वाले हैं, मुझे याद है कल की या परसों की क्लास में आप में से किसी ने कहा था कि सर वहां पे कृत्रिम वर्षा क्यों नहीं कराते। देखिए आपकी सुन ली, केजरीवाल साहब ने आपकी सुन ली और अब दिल्ली में यह प्लान किया जा रहा है कि वहां पे कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्या होती है, क्योंकि मेरा कॉलेज जो था वो इसमें इन्वॉल्व है, IIT कानपुर इसमें इन्वॉल्व है। तो लेकिन आपको मैं आगे भी बताऊंगा इसमें क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब राज्यवाद, चुनाव वुनाव ये सब चलता जा रहा है, इसको आप त्याग सकते हैं, कोई जरूरत नहीं ये सब देखने की, इसको छोड़ सकते हैं। ये सब पूरा राज्यवाद के पेज जो है आपके बेकार हैं, इनका कुछ नहीं करना आपको, आप इनको छोड़ सकते हैं। तो यार सबसे पहले जो आपको कल मैंने रिव्यूज के बारे में बताया था, फिल्म के रिव्यू के बारे में, केरल उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है, वही बातें, लगभग बिल्कुल वही बातें जो मैंने आपको कल बताई थी, वो बातें आज जो है यहां पर लिख दी गई हैं द हिंदू में। लेकिन तब भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि एक पॉलिसी के तौर पे अगर कोई चीज संपादकीय में आ जाती है तो मैं चाहता हूं मैं एक बार लिख के उसकी चर्चा कर लूं। तो कल इसकी हमने क्योंकि लिख कर चर्चा नहीं की थी, ऊपर से मैंने बातचीत करी थी, तो आज एक लिखित चर्चा इसकी हम करेंगे ताकि हम समझ जाएं। शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल आया है, राजनेता हैं लेकिन राजनेता के तौर पे नहीं लिखते, कई बार ये इतिहासकार के तौर पे भी लिखते हैं। तो इतिहासकार के तौर पे आज इन्होंने लिखा है कि जो कॉलोनियल, और शशि थरूर ने पिछले कुछ वर्षों से एक स्टैंड लिया है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत पे अत्याचार किए थे उस पर ये काफी लिखने लगे हैं और काफी बोलने लगे हैं। तो उस अत्याचार का एक अलग पक्ष आज ये लेकर आए हैं कि किस तरह से जो तमिल मजदूर थे जिनको श्रीलंका भेजा गया था,
अंग्रेजों ने किस तरह से उनके जीवन को नारकीय बनाया था, संक्षेप में हम पढ़ेंगे। लंबा चौड़ा इन्होंने इतिहास पे आर्टिकल लिखा है। ताइवान मलाका ब्लॉकेड, यार ये बहुत बेकार आर्टिकल है, इसको मत पढ़ना। मैंने इसको बड़ी उम्मीदों के साथ पढ़ा था कि कुछ नया जो एक हमको आइडिया देगा, लेकिन ये क्या है, स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन समझते हो कि अगर भारत ऐसा कर दे तो वैसा हो जाएगा, जबकि भारत अभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहा। ये कह रहा है कि जो मलाका स्ट्रेट है, मलाका की खाड़ी है, भारत अगर उसमें रास्ता आने जाने का बंद कर दे तो चीन कैसे रिएक्ट करेगा। अरे यार, भारत ऐसा करेगा ही नहीं। अब ये तो वही वाली बात हो गई ना, आप कल को कह दो कि भारत चीन पे बम फेंक दे तो चीन कैसे रिएक्ट करेगा। भारत ऐसा नहीं करने वाला ना, भारत का ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये मतलब मेरे को यूजलेस लगा ये आर्टिकल, इसको पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। हालांकि काफी जाने माने व्यक्ति ने लिखा है, डायरेक्टर जनरल हैं ये पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के, लेकिन तब भी मेरे को लगा कि इसका कोई प्रयोग नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे को उपयोगी नहीं लगा ये, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। सरकार ने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की जो योजना थी, जो 2022 के अंत में शुरू की गई थी, उसको 5 साल और आगे बढ़ा दिया है। 5 साल वो और चलेगी। इसमें एक छोटा सा मुद्दा भी आया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। आरके विज साहब जो है कानूनी मुद्दों पर लिखते हैं, आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, माफ कीजिएगा। तो एक EFIR, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से FIR करने की अनुशंसा की है भारत के विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो उस अनुशंसा पर इन्होंने बातचीत करी है, इन्होंने एक चर्चा करी है छोटी सी EFIR पर। उसको हम संक्षेप में देखेंगे, जो एक दो इनके काम के बिंदु हैं उसको समझेंगे। आरके विज के आर्टिकल के साथ अक्सर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल लिखते हैं, बहुत कानून की भाषा लिखते हैं, बहुत ही कानूनी, जो वकीलों के लिए काम का हो सकता है। और याद रखिएगा, कहीं पर भी कोई चीज अगर बेहद टेक्निकल हो रही है तो समझ जाइए कि वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक एग्जाम के तौर पे बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान नहीं मांगता है। ये मैं इकोनॉमिक्स में भी बच्चों को समझाता हूं। हाँ, पर ये नहीं है कि आपको फिस्कल डेफिसिट ही नहीं पता और ये कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा घटेगा तो आप बोलो अरे बहुत टेक्निकल है, ऐसा नहीं है। आपको अगर बेसिक विषय आता है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही टेक्निकल है, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है, बेसिक साइंस समझ में आनी चाहिए। अब अगर कतई कोई आपको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाने लग जाए तो मतलब मत करो, आप छोड़ दो उसको, वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये सब बेकार के आर्टिकल थे, इनको छोड़ सकते हैं। जब मरीज मर जाते हैं तो डॉक्टरों को कितना दुख होता है, इस प्रकार के अच्छी रीड से आप पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए काम के नहीं है। सरकार जो है एयर ट्रैवलर्स के लिए ओम्बड्समैन बनाने वाली है, लोकपाल जिसको कहते हैं, ओम्बड्समैन एक बनाने वाली है, ऐसा एक प्रस्ताव आया है। फिर ये राजनीतिक पन्ना फिर से आ गया हमारा, इसको हम छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। अब यार ये अब थोड़े दिनों के लिए ना मैं ये फॉसिल फ्यूल लिमिट की भी बात अब नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले एक महीने में मैं ऐसे कम से कम 20 आर्टिकल पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा। और अब हो क्या रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो उसके रनअप में ना ऐसे आर्टिकल आना शुरू हो जाते हैं। अभी क्या होने वाला है, आपका COP28 होने वाला है दुबई में, तो COP28 के पहले अब ये आर्टिकल रिपोर्ट या आती रहेंगी, तो एक बार COP हो जाने दो, है ना। मैं आपको ये सब इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिल में तसल्ली रहे कि अतुल सर ने पूरा पढ़ा दिया है। दिल में ऐसा डाउट नहीं रखना कि ये तो छोड़ दिया सर ने, लगता है सर को मजा नहीं आया होगा इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही केयरफुली सोचता हूं इस बात पर कि क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है। देखिए, COP28 तक ऐसे आर्टिकल सब रोज आएंगे और ये वही होते हैं कि स्पेकुलेशन होगा कि ये करना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। किस काम का है यार ये। COP28 हो जाने दो, जो होगा हमको पता चल जाएगा, उसको मैं आपको ध्यान से कायदे से पढ़ा दूंगा। तो ये आपको याद रखना है बस, इसीलिए इन आर्टिकल्स को अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुड़वा रहा हूं। देखिए यहां पे भी, इसमें भी यहां लिखा हुआ है COP समिट इन दुबई। COP समिट के पहले का सारा ये तमाशा है। COP समिट होगा, उसकी जो फाइंडिंग्स है तो हमको समझ में आ जाएंगी कि ये क्या कह रहे हैं। विदेशी समाचारों में यार, गाजा में फिर से हमले चल रहे हैं, अब उस पर कितना पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन को शामिल करने की दिशा में उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है। यूक्रेन को EU में शामिल करने की चर्चा जो है वो यूरोपियन यूनियन ने शुरू कर दी है। इस पर हम छोटी सी एक चर्चा करेंगे कि क्या तरीका है, क्या शर्तें हैं, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। और कोई इसमें आर्थिक समाचार भी ऐसा नहीं है आज जो काम का हो, और स्पोर्ट्स का पन्ना आ गया। तो ये हो गया भाई हमारा आज का द हिंदू। ये हमें पढ़ना है मोटा मोटा, जो आपको मैंने बताया। और जैसा कि आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग अभी जुड़े होंगे, 250वां एपिसोड हम आज अपना पूरा कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा अवसर है। 250 एपिसोड एक कोई छोटा मोटा नहीं होता, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत अच्छी बात है। और ये सब सिर्फ आप लोगों के सहयोग से संभव हुआ है। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सम्मान दिया, प्रेम दिया, केवल तभी ये संभव हो पाया।
वरना कोई जरूरी नहीं है कि कोई कार्यक्रम 250 एपिसोड चले। और अगर आप लोग इस तरह से सम्मान देते रहेंगे और इसको बढ़ाएंगे, इस तरह से देते रहने का मतलब यह नहीं है कि अब जितना हो गया इतना ही रहेगा। अगर आप लोग अपने मित्रों को, मैं बार बार ये कहता हूं और आपसे एकदम रिक्वेस्ट करता हूं इस बात की कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता, और खास तौर पर इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो इकोनॉमिक्स बताऊंगा, खास तौर पे ऐसा कोई भी कार्यक्रम जो फ्री है, जिसके लिए आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे, जिसके लिए हम आपसे कोई फीस तो ले नहीं रहे इस कार्यक्रम को लेने की, तो उस दशा में क्या होता है, उस कार्यक्रम की आप मार्केटिंग करें, यही आपसे फीस ली जा रही है। यानी कि आपकी फीस क्या है, आपकी गुरुदक्षिणा क्या है इस कार्यक्रम के लिए। जैसे P2I बैच का मैं आपको विज्ञापन दिखाऊंगा, उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप फीस दे रहे हैं, फिर आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ना है कि आप बस सर झुका के ध्यान से पढ़िए, यह आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जो YouTube पर हैं, जो निःशुल्क हैं और जिनको बनाने में ऑर्गेनाइजेशन का, संस्थान का सिग्निफिकेंट पैसा खर्च होता है, मेरा लगभग आधा दिन खर्च होता है, तो ऐसे कार्यक्रम में यह बहुत आवश्यक है कि आप लोग गुरुदक्षिणा के तौर पर यह करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, आप अधिकतम लोगों को इससे जोड़ें। कोई जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही हो, वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको समाचारों से प्रेम है, जो समाचारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूं, मैं यहां पर काम करता हूं या करती हूं, वर्किंग प्रोफेशनल हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन आपके कार्यक्रम से मुझे सही समाचार मिल जाते हैं, इसीलिए मैं आपका कार्यक्रम देखता हूं। तो आप इस तरह के लोगों को भी जोड़िए, अपने माता पिता को जोड़िए, अपने घर वालों को जोड़िए, अपने भाई भतीजों बंधुओं को जोड़िए, सभी को आप लेकर आइए, मित्रों को जोड़िए। यही एक आप जो है, यही कीमत मैं आपसे इस कार्यक्रम की मांगता हूं। ठीक है, चलिए तो भाई 250वां एपिसोड शुरू करने के लिए तैयार हो गए? चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 250। ये प्रचार वगैरह बीच में करेंगे, पहले आगे चलते हैं। तो यार, गवर्नरों के खिलाफ जो एक माहौल बना हुआ है, अब 3-4 दिन हो गए चर्चा करते हुए, तो पूरा बैकग्राउंड, पूरी पृष्ठभूमि दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूं। आर्टिकल 200 होता है, उसमें गवर्नर को क्या क्या अधिकार होते हैं, लेकिन गवर्नर से क्या कहा गया है कि सरकार या फिर विधानसभा जब भी कोई विधेयक पास करके भेजे तो उस पर आप एज सून एज पॉसिबल निर्णय लें, जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आप निर्णय ले, ये उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन क्या पाया गया है, कई बार गवर्नर जो होते हैं वो 1 साल 1.5 साल तक भी उन पर निर्णय नहीं लेते। तो ये एक समस्या चल रही है। अब तक केरल सरकार ने, और हमको पता है पंजाब सरकार पहले ही जा चुकी है, तमिलनाडु सरकार जा चुकी है और केरल सरकार जा चुकी है, ये 3 सरकारें जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट गई हैं और इन्होंने कहा है कि भाई आप गवर्नरों को आदेश दीजिए कि वो टाइम बाउंड तरीके से एक नियत समय सीमा आप बांध दीजिए, इसको इनफाइनाइट मत रखिए कि जब तक गवर्नर का दिल करे तब तक वो डिसीजन ले, ऐसा मत कीजिए। आप कोई समय सीमा बांध दीजिए, थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तो समय सीमा होनी आवश्यक है। अब यहां पर क्या हुआ, फिर ये इसी बात को लेकर नई याचिका कैसे, तो ये नई याचिका नहीं है, ये अपील याचिका है। इसके पहले जो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी वो एक फ्रेश याचिका थी, लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले साल केरल सरकार ने एक इस तरह की याचिका केरल उच्च न्यायालय में दाखिल करी थी। भाई केरल सरकार गई थी पिछले साल केरल हाई कोर्ट यही सेम एप्लीकेशन लेकर कि भैया हमारे जो बिल हैं गवर्नर साहब उनको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था, केरल हाई कोर्ट ने 30 नवंबर को डिसीजन दिया था कि भाई हम गवर्नर को आदेश नहीं दे सकते कि वो इतने दिनों के अंदर ऐसा करे। केरल हाई कोर्ट ने सरकार को इसमें कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया था कि भाई ये गवर्नर का अधिकार है, गवर्नर को जब मन करेगा वो अप्रूव करेगा, नहीं मन करेगा नहीं अप्रूव करेगा, हम उस पर कोई समय सीमा नहीं बांध सकते। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं, अगर हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया तो उसके खिलाफ अपील में आप कहां जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब केरल सरकार ने क्या किया है, केरल हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो बेसिकली मामला लगभग वही है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट इन सबको क्लब भी कर देगी सारे मामलों को, लेकिन एक अलग मामले की तरह अभी ये सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो गया है, क्योंकि ये केरल उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसके खिलाफ एक अपील के तौर पे दाखिल किया गया है कि भाई ये एक अपील हम कर रहे हैं कि केरल हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो सही नहीं है। इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि केरल सरकार ने इसमें कुछ नया आर्ग्यूमेंट दिया है। अभी तक केरल सरकार क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि भाई एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है। भाई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अगर कोई बिल पास कर रही है तो गवर्नर को क्या अधिकार है कि वो उसको रोक कर बैठे। लेकिन इस बार क्या हुआ, केरल सरकार ने आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि ये नागरिकों के भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
जीवन का अधिकार मतलब अनुच्छेद 21। ये तो अब तक याद होगा यार आपको, जो एकदम बिगिनर है उसके अलावा सबको ये तो पता ही होगा। संविधान का आर्टिकल 21, जिसका सबसे ज्यादा विस्तार सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किया है। तो ये यहां पर कहा गया कि भाई अगर आप बिल पास नहीं कर रहे हो समय से, तो ये नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो गया भाई? यार देखो, जीवन का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपने निर्णयों से सिद्ध किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आप सांस ले रहे हो बस, या फिर आप जिंदा हो। यह नहीं है जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार का मतलब यह भी है कि आप जो है आपको एक अच्छा संपन्न जीवन मिल रहा है, आपको एक गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है, आपको साफ सुथरी हवा मिल रही है, आपको एक अच्छे प्रकार से जीवित रहने का मौका मिल रहा है। जीवन के अधिकार का मतलब यह है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है। तो यहां पर केरल सरकार का यह कहना है कि भाई सुशासन जो है, यानी कि अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की सरकार जो है वो सुचारू रूप से चले, वहां पे सुशासन हो, अच्छे तरीके से वहां का राजकाज चले, यह भी तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा कि नहीं आएगा, कि भाई वहां का जो शासन प्रशासन है वो ठीक से चले। तो अब क्या है भाई, आप मान लीजिए आपकी कोई सरकार है, वो आपको ऐसा खराब तरह से शासन चल रहा है, तो यार ये भी तो आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है ना। ये तो हर बार माना ही गया है कि गुड गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। बात सही है कि नहीं है, कि गुड गवर्नेंस जो है, सुशासन जो है, वो जीवन के अधिकार का भाग है। तो केरल सरकार ने इसी बात को उठाया है कि राज्यपाल महोदय जो हैं, जब वो हमारे बिल या हमारे आदेश अप्रूव नहीं करते, तब वो क्या करते हैं, लोगों को सुशासन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। और ये सुशासन का अधिकार जो है, ये लोगों के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो केरल सरकार इसमें लोगों के फंडामेंटल राइट ले आई है, लोगों के मूल अधिकार ले आई है, कि हमारे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन केरल में राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी त्वरित सुनवाई करे और इस पर समय सीमा सिद्ध करे। इसके अलावा केरल सरकार ने यह भी कहा है कि भाई देखो, समानता के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है, कि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा, पर हमारे राज्य के नागरिकों के साथ यह एक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। तो यह आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। तो आर्टिकल 14 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 वाला आर्ग्यूमेंट आप लोग याद रखिएगा, यह आपको लिख के आना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया भी है। अगर राज्यपाल वाले मुद्दे पर आपसे सवाल आता है, और मेरे को लगता है कि आएगा, ये मैं बहुत कम भविष्यवाणियां करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल 21 वाला पॉइंट बेटा अगर आप लिख के आओगे ना, कि सुशासन जो है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है, कम से कम 1 नंबर फालतू मिलेगा। अगर बाकी बच्चों को एग्जामिनर 5-5-5-5-5 दे रहा है, आपको 6 नंबर देगा अगर आप यह आर्ग्यूमेंट लिख के आओगे, क्योंकि यह एक पढ़े लिखे व्यक्ति का आर्ग्यूमेंट है, समझदार व्यक्ति का आर्ग्यूमेंट है, जिसको संविधान की समझ है उसका आर्ग्यूमेंट है। तो यह आर्ग्यूमेंट मिस नहीं करना है, यह सबको लिख के आना है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक आर्टिकल और करते हैं, फिर आपको जल्दी से बताएंगे, ये तो छोटा सा ही है, फिर एक बार सवाल देख लेंगे। तो भाई G7 और गाजा मतलब प्रचार देख लेंगे। तो भाई G7 देश कौन से हैं, आज आपके लिए होमवर्क है, ये पता कीजिए कि G7 के सदस्य कौन कौन हैं। चलिए ये आपका होमवर्क है। इस तरह के होमवर्क जो मैं देता हूं, इससे क्या होता है, अगर आप खुद, मेरे लिए बहुत आसान था, मैं यहां पे सूची लिख सकता हूं, या मैं सूची यहां पे एक स्लाइड में डाल देता। कई बार मैं जानबूझ के नहीं लिखता, क्योंकि आप में खुद में भी ज्ञान को, वरना क्या होता है, आप, मुझे पता है आप में से बहुत लोग आराम से लेटे हो गए, तो क्षमा कीजिएगा मेरा मार्कर ही गिर गया, कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आराम से एकदम लेटे हुए होंगे और एकदम तसल्ली से। चलिए एक और है मेरे पास, ये चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। तो आप लोग जो है वो आराम से लेटे होंगे और ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, उस तरह से आप लोग अपना लेक्चर जो है ये सुनते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्टिव और अलर्ट होकर सुने, तो वरना क्या होगा, मैंने बता दिया ये देश सदस्य हैं, तो आप देखोगे हाँ ठीक है होंगे, अभी आप सर्च करोगे, लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, कम से कम कुछ तो याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कभी कभी आपको इस तरह के होमवर्क देता हूं। तो G7 के सदस्य कौन है, आपका आज का होमवर्क है ये। तो G7 बेसिकली कौन है, दुनिया के विकसित और अमीर देश जो हैं वो G7 के सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। तो रूस की सदस्यता को लेकर इसमें एक बार विवाद भी हुआ है, आप जब आप ढूंढेंगे सदस्य तो आपको वो विवाद भी समझ में आ जाएगा। तो G7 के सदस्यों की एक बैठक हुई, उनके वित्त मंत्रियों की टोक्यो में एक बैठक हुई। टोक्यो में है मतलब जापान निश्चित तौर पर हिस्सा है। तो भाई टोक्यो में एक बैठक हुई।
अब यहां पर आजकल जिस भी अंतरराष्ट्रीय समूह की बैठक हो रही है, एक चीज जिस पर चर्चा पर सबका ध्यान जा रहा है वो ये है कि गाजा वाले युद्ध पर ये लोग क्या कहते हैं, गाजा वाले युद्ध पर इनके क्या विचार हैं, क्या ये उसकी आलोचना करते हैं, क्या ये उसका समर्थन करते हैं, ये लोग उसको लेकर क्या कहते हैं। ये कॉमन विचार है, ये सबके दिमाग में आजकल चल रहा है कि भैया गाजा पर आपका क्या कहना है, बाकी सब तो ठीक है, गाजा को लेकर आपके क्या विचार। तो यार यहां पर क्या हुआ, G7 देशों ने बड़ा नपा तुला, बड़ा एक संयत स्टेटमेंट दिया, क्योंकि G7 में अमेरिका है, ये क्लियर है। और हम सबको पता है कि अमेरिका जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक देश हमेशा से रहा है। तो इस बात की संभावना बहुत कम थी कि G7 जो है वो इजराइल की खुल के आलोचना करेगा या खुल के युद्ध विराम की बात करेगा, इसकी संभावना बहुत कम थी। लेकिन तब भी यह कहा जा रहा था कि कम से कम G7 कुछ तो कहेगा, कुछ कहा है G7 ने। तो G7 ने कहा है कि मानवीय रोक की अपील की। मानवीय रोक क्या होता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज। देखिए इस बात को समझिए, यह युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम होता है कि आप युद्ध रोक दो, सारा युद्ध जहां भी जैसे भी जितना भी चल रहा है आप सारा रोक दो, तो यह होता है युद्ध विराम। ह्यूमैनिटेरियन पॉज क्या होता है कि भाई आप एक दिन का समय दो, इस दिन में डॉक्टर जो हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, बच्चों को या फिर जो सिविलियंस हैं उनको वहां से निकाल लिया जाएगा। तो एक दिन का या बहुत ही शॉर्ट समय का किसी मानवीय कारण से जब पॉज लगता है तो उसको ह्यूमैनिटेरियन पॉज कहा जाता है। तो सोचने की बात यह है कि G7 ने युद्ध विराम की अपील नहीं की, सीज फायर की अपील G7 ने नहीं की। G7 की अपील क्या है कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है, एक मानवीय रोक जो है, मानवीय एक प्रतिबंध जो है वो वहां पर लगाया जाए ताकि मानवीय सहायता वहां पर पहुंचाई जा सके। जैसे आपको मैंने बताया ये रोक सिर्फ मानवीय कारणों से होती है। अमेरिका भी G7 में शामिल है। तो G7 देशों ने सबसे पहले तो इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा खुल के समर्थन किया कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा पूरा अधिकार है, उस पर हमला किया गया और यह बात सही है कि वो अपनी रक्षा कैसे भी करे, ये उसका अधिकार है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई वहां पर मानवीय रोक जो है जिस किसी तरह से लगाई जाए ताकि वहां पर जिन लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है उनकी मदद की जा सके, यह सुनिश्चित किया जा सके। यह बात यहां पर इजराइल ने, माफ कीजिएगा, G7 ने इस युद्ध के बारे में कही है। ठीक है, चलिए ये हुआ है G7 के सम्मेलन में। चलिए अब एक बार जल्दी से पहले मैं आपको बता दूं हमारे P2I बैच के बारे में। तो भाई P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 10 तारीख से हिंदी वालों के लिए, अंग्रेजी वालों के लिए 17 से और बाइलिंगुअल वालों के लिए 15 से शुरू हो रहा है। 10 तो कल ही है, ठीक है। तो आप अगर AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको दिवाली सेल का लाभ मिल जाएगा, जिसमें आपको यह कोर्स अभी मिल जाएगा मात्र 22,999 रुपए में, यानी कि 23,000 रुपए में। AJ लाइव कोड आपको उसके लिए याद रखना होगा और यह ऑफर जो है ये केवल 16 तारीख तक वैलिड है। P2I ये बैच है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार तीनों की आपको तैयारी कराएगा। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मेंटोर मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके उत्तरों का इवैल्यूएशन होगा। ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। तो अगर आप इस बैच से अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। ये दिवाली सेल है, कुछ दिनों के लिए है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अच्छा, दिवाली सेल की बात करते करते एक बार दोबारा मैं आपको दिवाली के ब्रेक के बारे में बता दूं। ये क्लास जो आपकी आज हो रही है, आज गुरुवार है, ये क्लास आपकी कल और होगी। कल को मैं ये क्लास लूंगा, फ्राइडे को ये क्लास होगी। शनिवार से लेकर ये क्लास फिर अगले सप्ताह नहीं होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दिवाली का ब्रेक है तो इसके लिए मैं भी उपलब्ध नहीं हूं, ऑफिस में भी लोग कम उपलब्ध हैं। तो अब से लेकर शनिवार, मतलब यानी कि आज हो रही है, कल होगी, फ्राइडे तक होगी, शनिवार से लेकर फिर अगले शनिवार तक ये क्लास नहीं होगी। तो मैं आपसे कल के बाद, कल मिलूंगा आपसे, कल के बाद आपसे मिलूंगा मैं 20 तारीख यानी कि सोमवार को। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दिवाली का आप लोगों से जो आपको जो गुड विशेष मैं दूंगा वो कल ही दूंगा। कल हम लोग लाइव मिलेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली पर हम दिवाली का के पहले जो भी हमारा काम है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी कि इन दिनों अगर आप करना चाहते हैं समाचार पत्र तो कैसे करें, बस ये आपको मैं कल को बता दूंगा। चलिए कृत्रिम वर्षा पे आते हैं भाई। तो भाई देखो, दिल्ली में प्रदूषण की हालत तो पता है आपको, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार को वास्तविकता में मैं दिल्ली जा रहा हूं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई दिल्ली में टैक्सियां बैन होने वाली हैं और ये बैन होने वाला है, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं मतलब दिल्ली से मेरे को बाहर निकलना है।
तो ये एक अलग चिंता है कि भाई अब हम दिल्ली से बाहर कैसे निकलेंगे अगर ओला उबर और ये टैक्सी वगैरह सब बैन हो गई तो। खैर वो एक अलग चिंता है। और घर परिवार वाले फोन करके बोल रहे हैं कि भैया बहुत प्रदूषण है तो सब मास्क वास्क लगा के आना। तो ऐसा मतलब है, खैर बॉम्बे में भी है, लेकिन दिल्ली में सुना है आजकल स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई है, ये बात सही है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि कई क्लास से मैं दिल्ली के प्रदूषण के बारे में आपको बता रहा हूं कि प्रदूषण पर मौसम का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। मौसम का एक बड़ा प्रभाव क्या है कि ये वाला समय जो है, इस समय दिल्ली में ना तो हवा चलती है ना ही वहां बारिश होती है। यह एक ऐसा मौसम है जहां पर आपको बारिश होती हुई नहीं दिखेगी और हवा भी बहुत कम चलती है, तो प्रदूषण जो है वो एक जगह पे अटका रह जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया है, अब दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, गोपाल राय, उन्होंने क्या कहा है, कल उनका एक बयान आया कि दिल्ली में सरकार क्या प्रयास कर रही है कि हम कृत्रिम वर्षा करा दें। ठीक है, कृत्रिम वर्षा जो है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आईआईटी कानपुर से कांटेक्ट किया है। बड़ा मेरे को खुशी हुई क्योंकि जिस प्रोफेसर का नाम लिखा आया था आज द हिंदू में, प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया है, मेरे को 2 कोर्स पढ़ाए हैं उन्होंने। जब मैं आईआईटी में था उस समय वो एक युवा प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, नया नया उन्होंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया था। बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि भाई 20 साल बाद वो आईआईटी कानपुर में ही हैं और अब वो एयर पोल्यूशन कमेटी के सदस्य हैं और मतलब भारत में हवाई प्रदूषण कम हो इसके लिए वो प्रयास करने में सबसे आगे हैं। बहुत बहुत खुशी हुई देखकर कि हमारे प्रोफेसर जो थे वो भी जीवन में इतना अच्छा आगे कर रहे हैं, उन लोगों ने हमको पढ़ाया है। तो प्रोफेसर एस एन त्रिपाठी थे, जिस हॉस्टल में मैं रहता था उसके वार्डन भी थे वो। खैर, तो प्रोफेसर त्रिपाठी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि आईआईटी कानपुर के पास इस तरह की सारी सुविधा उपलब्ध है कि हम कृत्रिम बारिश करा सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था कि आईआईटी कानपुर में ने एक बार एक्सपेरिमेंटली आईआईटी कानपुर कैंपस के ऊपर कृत्रिम बारिश कराई थी। तो क्योंकि आईआईटी कानपुर के पास अपना हवाई जहाज है, तो वो हवाई जहाज से उन्होंने वो बारिश कराने की कोशिश करी थी और वो सफल रही थी। तो कृत्रिम बारिश अगर करेंगे तो पहले तो कृत्रिम बारिश से फर्क क्या पड़ेगा कि हवा में जो सस्पेंडेड प्रदूषण है वो नीचे आ जाएगा और हवा अपेक्षाकृत साफ हो जाएगी। जैसे आप किसी भी चीज को साफ करते हो ना भाई, हवा क्या है भाई, जैसे गंदगी के कण लटके हुए हैं, प्रदूषण लटका हुआ है, हैंगिंग है, वही स्मॉग है जो आपको हर जगह दिख रहा है। अगर पानी गिरेगा तो उसको साथ लेकर गिरेगा और फिर आपका बेसिकली जैसे आप किसी चीज को धोते हो ना, आप किसी जाली को धोते हो तो कैसे धोते हो, उसमें चीजें फंसी है, आप पानी की धार मारते हो तो वो साफ हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने एयर कंडीशनर की जाली को आप धोते हो तो कैसे धोते हो, यही तो करते हो। तो वही चीज यहां पर है। तो आप जब पानी गिरेगा तो उन प्रदूषक तत्वों को साथ लेकर गिरेगा तो अपेक्षाकृत आपकी हवा जो है वो साफ होगी। अब इसमें होता क्या है, देखिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि 20 और 21 नवंबर को आकाश में बादल होने के आसार हैं, तो इसीलिए बारिश को कराने का हमारे पास अच्छा अवसर है। देखिए बादल आप आर्टिफिशियली पैदा नहीं कर सकते, बादल जो है वो प्राकृतिक है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं कर सकते, भाई विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन आमतौर पर जिस तरह की कृत्रिम वर्षा हम करते हैं, कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा आसमान में बादल तो रहते हैं लेकिन वो बिना बारिश किए चले जाते हैं। ठीक है, तो उन बादलों से हम बारिश करा सकते हैं। बादल प्राकृतिक है लेकिन बादल बिना बारिश कराए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज्यादा नमी नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। देखिए बादल क्या होते हैं, बेसिकली कण ही तो होते हैं वो उसके, और क्या होता है, पानी के वाटर वेपर के कण होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी नहीं होते और भारी ना होने के कारण वो नीचे नहीं गिरते और आगे हवा के साथ बह जाते हैं। ये हमारे बादल होते हैं। तो 20 और 21 तारीख को दिल्ली में ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का कि वहां पे बादल रहेंगे। तो कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया में किया क्या जाता है, यह आपको दिख रहा है। देखिए यहां पर बादल हैं, बादलों के ऊपर से एक छोटा सा हवाई जहाज उड़ाया जाता है और यह हवाई जहाज जो है ये एक रसायन, एक केमिकल का इनके ऊपर छिड़काव करता जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड सीडिंग। ये शब्द आपको कहीं मिले तो देखकर चौंकिएगा मत, इसका मतलब यही है जो आपको मैं बता रहा हूं। क्लाउड सीडिंग मतलब ये एक तरह से बीज जैसे एक कुछ कण जो है, कुछ एक केमिकल जो है वो आप बादलों के ऊपर गिराते चले जाते हो, गिराते चले जाते हो। ये आमतौर पे क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, जहां तक मुझे याद है मैंने लिखा होगा इसमें सिल्वर आयोडाइड होता है। हाँ देखिए ये क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल जो है वो आप इसके ऊपर गिराते चले जाते हो। तो क्या होता है, मान लीजिए सिल्वर आयोडाइड का एक कण है
और ये बादल की बहुत सारी बूंदें जो हैं वो इससे इंटरैक्ट करती हैं और इसके कारण सिल्वर आयोडाइड के चारों तरफ बादलों की ये बूंदें जो हैं ये संगठित हो जाती हैं और इस तरह से बादल की बूंद बड़ी हो जाती है और जैसे ही वो बूंद बड़ी होगी वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि भाई अगर बूंद बड़ी हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो भारी हो जाएगी, भारी होने के कारण वो तुरंत नीचे गिरना शुरू कर देगी। ये आपका सिंपल सा क्लाउड सीडिंग का तरीका है, आपका कृत्रिम वर्षा का तरीका है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा आपकी ऐसे काम करती है और ये संघनित होकर नीचे गिर जाएगा। और सिल्वर आयोडाइड जो है ऐसा पाया गया है कि भाई ये जो एक चीज है, ये जो चीज है ये इसमें किसी प्रकार का मानव और पशुओं के लिए किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो अब दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ये अभी प्रयास किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आईआईटी कानपुर की टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात की है और एलजी साहब ने एक डिटेल्ड प्रपोजल मांगा है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा है कि भाई हमारे पास सारी सुविधा है, हम करा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अगर ये एक्सपेरिमेंट होता है तो शायद 20 और 21 तारीख को आपको दोबारा दिल्ली में एक बार नवंबर में बारिश देखने को मिलेगी, जो कि आमतौर पर नहीं होती। अगर बारिश हो तो उससे घबराइएगा मत, कोई हानिकारक बारिश नहीं होगी। हालांकि इतना प्रदूषण है तो मैं आग्रह यह करूंगा कि उसमें आप ना भीगें, क्योंकि देखिए सिल्वर आयोडाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हवा में जो इतना CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड है उसके कारण जो बारिश है वो थोड़ी सी एसिड रेन जैसी होगी, थोड़ी सी केमिकल रेन होगी, तो उसमें ना भीगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो खैर 2 दिन है, पता चलेगा हमें बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। देखिए प्रकृति में हम क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं, देखिए साइंस से। बारिश भी अब हम खुद करा रहे हैं। चलिए भाई, मुफ्त अनाज। तो भाई सरकार ने क्या कहा है कि हम जो है देश के करीब 80 करोड़ लोगों को, 80.4 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज की जो योजना है उसको 5 साल के लिए सरकार ने बढ़ा दिया। तो यह योजना शुरू कब हुई थी? जब कोविड आया था। कोविड के समय में ऑब्वियसली खान पान का बहुत संकट उत्पन्न हो गया था, लोगों के पास खाने पीने के लिए संसाधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, तो ये एक समस्या जो है लोगों के सामने आनी शुरू हो गई थी। तो उस समय सरकार ने क्या किया था, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी थी मुफ्त अनाज की। फिर जब पिछले साल महामारी खत्म हुई थी तो सरकार ने क्या कहा था कि भाई 2000, तो ये जो है ये योजना, कोविड के समय में ये योजना जो है ये एक अतिरिक्त योजना के तौर पे लागू की गई थी कि राशन वगैरह आपको जो मिलता है उसके ऊपर से आपको ये एक्स्ट्रा योजना के तौर पर लागू की गई थी। ठीक है, तो पिछले साल अब क्या हुआ, 2022 में सरकार ने क्या किया, अब 2022 के अंत में ये योजना एक्सपायर होने वाली थी, तो सरकार ने क्या किया, इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया कि सभी नागरिकों को, जो भी इसके अंतर्गत कवर होते हैं, 80 करोड़ से ऊपर नागरिक हैं, उनको 5 किलो राशन, भले ही वो चावल हो, गेहूं हो, ज्वार हो, कुछ और हो, वो आपको 5 किलो राशन जो है वो प्राप्त होगा। ये सरकार ने योजना जो है मुफ्त में आपको प्राप्त होगा, ये सरकार ने योजना पिछले साल 1 साल के लिए बढ़ा दी थी। यानी कि ये वाली योजना जो है ये कब एक्सपायर हो रही थी, ये 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाती। 31 दिसंबर 2023 तक ये योजना वैध थी। तो अब क्या हुआ, तो भाई ये बात क्लियर है, हमको पता है कि आजकल मुद्रास्फीति की मार है, खाद्य इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन भारत में बहुत ऊंचाई पर रहता है आमतौर पे, और देश की बहुत बड़ी आबादी के सामने खान पान का संकट रहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत लोग इसकी आलोचना करते हैं, खास तौर पे अर्थशास्त्री और इकोनॉमिक्स के टीचर्स इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं इसके काफी हद तक समर्थन में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको, इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि ये 80 करोड़ लोग नहीं, ये योजना आपको सबको दे देनी चाहिए। अगर आपके लिए संभव हो आर्थिक तौर पे, तो आपको इस योजना को यूनिवर्सलाइज कर देना चाहिए कि सबके लिए है। आप भारत में हो, आपको 5 किलो अनाज मिलेगा, बात खत्म। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। वो वाला जो होता है कि तुम एलिजिबल हो कि तुम नहीं हो, कई बार जो एलिजिबल लोग होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसलिए वो ये योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते। फिर आपको आवश्यकता रही नहीं जाएगी, जो भी व्यक्ति भारत का है सबको इसका लाभ मिलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। भारत में खाद्य सुरक्षा बना के रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तो यह एकदम सही कदम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक जो गड़बड़ आज द हिंदू ने रिपोर्ट करी है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जब इसको घोषणा किया, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये उसी रैली का फोटो है, ये एक सरकारी योजना है। इस योजना की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, सही बात है, और इस पर पैसा किसका जाएगा, सरकार का जाएगा, जो कि सरकार का या जो कि देश का पैसा है, आपका मेरा हम सबका पैसा है। प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा
छत्तीसगढ़ में दुर्ग में एक चुनावी रैली में करी। तो यह क्या है, इससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रधानमंत्री ने इस योजना को एक चुनावी ऑफरिंग के तौर पे घोषित किया, जो कि एक गलत परंपरा है। देखिए क्या होता है कि सरकार का यह अधिकार है, कोई भी सरकार इस तरह के काम करती है जिससे जनता का भला हो, जिससे जन कल्याण हो, लेकिन उसमें क्या होता है आमतौर पे, और यह बात भी सही है, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री वगैरह प्रचार करते हैं, यह बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि अपने खुद के चुनाव के अलावा प्रधानमंत्रियों को, प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को प्रचार करने की अनुमति कायदे से नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब बहुत सख्त खिलाफ हूं इसके कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश चलाइए, आपकी पार्टी के बाकी लोग प्रचार करेंगे यार। ऐसे ही आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली चलाइए ना, आप जाके पंजाब में प्रचार कर रहे हैं, गोवा में प्रचार कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश चलाओ ना यार। तो आप बाकी मंत्री करें, बाकी पार्टी के नेता करें, मतलब सरकार और पार्टी में फर्क होना चाहिए कि सरकार जब बन गई तो आप सरकार चलाइए, पार्टी को चलाएंगे पार्टी के नेता, ठीक है? तो यह बहुत आवश्यक है, लेकिन खैर ऐसा भारत में अभी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन तब भी भारत में आमतौर पे इस फर्क को मेंटेन किया जाता है कि सरकारी काम और ये निजी काम, जो पार्टी के काम होते हैं, उनको नेता अलग रखते हैं कि प्रधानमंत्री जब सरकारी दौरे पर जाते हैं तो वो सरकारी बातें करते हैं, सरकारी काम करते हैं, फिर प्रधानमंत्री अगर चुनावी रैली में जाते हैं तब वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक चुनावी रैली में जहां पर प्रधानमंत्री, आप कमल के फूल से देख सकते हैं, बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर गए, लेकिन वहां पर जाकर वो एक सरकारी घोषणा करके आए जो कि न सिर्फ दुखद है बल्कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। यह सीधा सीधा उल्लंघन है कि आप, क्योंकि देखिए इसमें क्या आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या कहती है कि सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए ना भाई, सभी दलों को बराबर मौका मिलना चाहिए। अब आप सरकार में हैं, आप ये सुविधा दे सकते हैं, विपक्ष थोड़ा ना कह सकता है कि हम भी अगले साल से पैसा आपको राशन देंगे, क्योंकि उनके पास तो सरकार ही नहीं है, वो कैसे देंगे? तो इसलिए आदर्श चुनाव आचार संहिता भी इस तरह की चीजों को प्रतिबंधित करती है। तो यह प्रधानमंत्री ने किया, यह सही नहीं था, यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके भी खिलाफ है, और इस बात का राजनीति में ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि सरकारी फंक्शन जो होते हैं वहां से कई बार भारत सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री भी विपक्ष की आलोचना इत्यादि करते हैं, जो कि जिससे बचा जाना चाहिए। सरकारी इवेंट जो होता है वो सरकारी इवेंट होता है, उसमें इस तरह की जो राजनीतिक बातें होती हैं वो नहीं की जानी चाहिए। यह बात एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक शक्तियों का, अच्छा एक चीज और है कि इसको अभी घोषित करना भी एक तरह से गलत है, क्योंकि योजना एक्सपायर कब हो रही है? 31 दिसंबर को हो रही है। इन चुनावों के परिणाम कब आ रहे हैं? 7 दिसंबर को आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को कायदे में चाहिए क्या था कि वो अभी इसकी घोषणा भी ना करते, जिस दिन चुनाव खत्म हो जाते उसके बाद वो घोषणा करते, तब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसका सही पालन होता। देखिए देश के जो बड़े नेता होते हैं उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है कि वो देश में राजनीति का स्तर तय करें। ये बात सही है, जैसे हम, मतलब आप कुछ भी करें ठीक है, वो बात सही है, लेकिन जो अगर आप देश के सबसे बड़े नेता हैं, जैसे कहते हैं ना हम कि भाई अगर विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी ग्राउंड पे बदतमीजी करता है तो हम क्या कहते हैं, कर लो कोई बात नहीं, लेकिन यार दुनिया देख रही है ना, आपसे बाकी लोग सीखते हैं। बात सही है कि नहीं? विराट कोहली ग्राउंड में जैसे बिहेव करते हैं या सचिन तेंदुलकर जैसे आचरण करते थे ग्राउंड पे, उनको देख के बाकी लोग सीखते थे। तो हमने देखा कि भाई सचिन तेंदुलकर कितने भी खराब तरह से आउट दिए जाते थे, कभी आर्ग्यू नहीं करते थे, हमेशा चले जाते थे, ठीक है? क्योंकि यार ये एक खेल में शराफत बनाकर रखने का तरीका है कि यार ऐसा नहीं करना, लाखों लोग देख रहे हैं, वो देखकर सीख रहे हैं। ऐसे अगर आप देश के सबसे बड़े नेता हैं तो आपको निश्चित तौर पे नियमों का और कठोरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि देश आपको देखता है, आपकी पार्टी के भी युवा नेता और दूसरी पार्टियों के नेता भी आपका आचरण देखकर सीखते हैं। तो यह प्रयास किया जाना चाहिए कम से कम बड़े बड़े नेता जो हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, कि वो चुनाव आचार संहिता को थोड़ी और गंभीरता से लें और उसका और गंभीरता के साथ और कड़ाई के साथ पालन करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई मेरे को नहीं लगता कुछ भी करेगा। आप देखिए रहे हो चुनाव आयोग के बारे में मैं क्या बोलूं यार, ठीक है? चलो तो तमिल मजदूरों को लेके शशि थरूर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शशि थरूर साहब आजकल एक मिशन पर हैं, वो बहुत सारी इस पर टॉक्स देते हैं, उनकी किताब भी इस पर एक काफी बिकी,
जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारत की दुर्गति कर दी। यह पूरी प्रक्रिया शुरू तब हुई थी जब शशि थरूर साहब एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक डिबेट में गए थे और वो डिबेट का उनका वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद उन्होंने उस पर किताबें लिखी, टॉक्स दी, बहुत कुछ किया। तो अब उसी सीरीज में एक और आर्टिकल इनका आया है जहां पर ये एक बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं और ये बात करते हैं तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ जो मजदूर भेजे गए। तो भाई देखिए, अंग्रेज जो हैं, और ये हमको पता है तमिलनाडु है और हमको पता है यहां पर कहीं पर श्रीलंका है, ठीक है, ये हमको पता है। देखिए, अंग्रेज जो हैं उनके दिमाग में आर्थिक शोषण की योजना एकदम क्लियर थी। आर्थिक शोषण को लेकर अंग्रेजों के दिमाग में कोई डाउट नहीं था कि हमको आर्थिक तौर पे इस देश से सारे संसाधन जो हैं उनको जिस हद तक हम लूट सकते हैं, जिस हद तक उन पे हम कब्जा कर सकते हैं, हमको कर लेना है। यह बात अंग्रेजों को एकदम क्लियर थी। इसको लेकर उनके दिमाग में कोई संशय, कोई डाउट कभी भी नहीं था। यह बात क्लियर है। तो भाई क्या हुआ, अंग्रेजों ने बहुत जगहों पर इस प्रकार की चीजें की कि पहले दास भारतीयों के साथ उनसे बंधुआ मजदूरी कराई, उनको स्लेव बनाया, उनको गुलाम बनाकर रखा। इस तरह की चीजें अंग्रेजों ने कराई। लेकिन शशि थरूर यह कहते हैं कि उसी समय क्या हुआ, ब्रिटेन में एनलाइटनमेंट आ गया। ब्रिटेन में क्या हुआ, वहां पे नई जागृति जिसको हम कहते हैं ना, वो आ गई। और उस समय क्या हो गया, दास्ता की जो प्रथा थी, स्लेवरी की जो प्रथा थी, उसका विरोध किया जाने लगा। हर जगह ब्रिटेन में यह विचार बन गया कि यार ये स्लेवरी जो है ये तो बड़ी गंदी चीज है, ये हमें किसी से नहीं करानी चाहिए। अब ब्रिटेन का ऑफिशियल स्टैंड तो ये हो गया कि स्लेवरी हम नहीं कराएंगे, लेकिन उनकी तो पूरी इकोनॉमी स्लेवरी पे ही बेस्ड थी ना भाई, कि आप भारतीयों को या दूसरे गरीब देशों के लोगों को आप बंधुआ मजदूर बना के कहीं दूर दराज के देश में भेज देते हो, जहां पहुंचने में उनमें से कई मर जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद काम करते हुए उनमें से कई मर जाते हैं, वो जिए मरे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। भाई ये पूरी मजदूरी का मॉडल ही ये है कि उस मजदूर को आप इंसान नहीं मानते, वो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो जीता है बहुत अच्छी बात है, मर जाता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा मॉडल ही ये था। अब अंग्रेजों ने यार पूरा मॉडल बना लिया था ऐसे, लेकिन अब उनके देश में इसका विरोध होने लगा कि भाई बंधुआ मजदूरी तो बड़ी खराब चीज है, नहीं करनी चाहिए। तो अंग्रेजों को लगा इसका क्या करें यार, ये अब है ना, ये आधुनिकता आई तो दास्ता बुरी चीज मानी जाने लगी, जबकि उनका साम्राज्य ही पूरा उत्पीड़न पे खड़ा था। तो उनको लगा यार इसका एक तरीका निकालते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नाम बदल देते हैं। जैसा होता है ना, आजकल भी होता है कि यार कोई चीज बड़ी परेशान कर रही है, तो अब हम इन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें गुलाम नहीं बुलाएंगे, दास नहीं बुलाएंगे, हम इन्हें क्या बुलाएंगे, हम इन्हें बुलाएंगे इंडेंचर्ड लेबरर्स, यानी कि अनुबंधित श्रमिक। हम ये कहेंगे ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, ये लोग जो हैं ये अनुबंधित श्रमिक हैं, इनके साथ हमने अनुबंध बनाया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम ये कहेंगे। काम वही है, सब कुछ वही है। जैसा आजकल एक कल्चर चला है ना, कि अब मैं कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि आजकल एक कल्चर चला है कि आपके घर में जो महिला काम करने आती है, अगर आती है कोई, तो झाड़ू पोछा करने कोई आती है अगर, तो उनको आप मेड मत बुलाओ। मेड बहुत खराब का शब्द माना जाने लगा है आजकल। उन्हें बुलाओ कुछ और, आप उन्हें कुछ हेल्प वुमेन बुला लो, कुछ और बुला लो। लेकिन मतलब इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या यार? आप या तो उनकी वर्किंग कंडीशन सुधारो, आप या तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, या कुछ और करो। नहीं, आप बाकी कुछ मत कहो, बस उनको बुलाओ दूसरे नाम से, यार इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। यही अंग्रेजों ने कर दिया कि अनुबंधित श्रमिक जो है ये इस नाम से, इंडेंचर्ड लेबरर्स के नाम से इनको बुलाने लगे। अब क्या हुआ, तमिलनाडु से ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं इनको श्रीलंका भेजा गया, चाय और कॉफी के बागानों में। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में तमिल मजदूर, क्योंकि पास थे भाई, जरा सी डिस्टेंस है, तो जरा सी डिस्टेंस कवर करके तमिलनाडु से बहुत बड़ी संख्या में उत्तरी यहां श्रीलंका में या बाकी पूरे श्रीलंका में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों को भेजा गया। और बिल्कुल सेम पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न, कि जब इन मजदूरों को भेजा जाता था इन्हें कुछ भी नहीं पता होता था। इनको यह भी नहीं पता कि इनको तनख्वाह कितनी मिलेगी, इनको यह तक नहीं पता होता था कि ये जा कहां रहे हैं, बस इनको भेज दिया जाता था कि जाओ कहीं दूर देश जाके काम करो। इन्हें यह भी नहीं पता होता था कि ये वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, ये श्रीलंका जा रहे हैं, ये इंग्लैंड जा रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं, इनको यह भी नहीं पता होता था। तो इस तरह का आचरण जो है अंग्रेजों ने इन मजदूरों के साथ किया, और निश्चित तौर पे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, काम की दशाएं बेहद खराब थी। इस पर काफी सारे नोट्स लिखे गए हैं कि कोई किसी भी प्रकार का रहने की सुविधा नहीं होती थी, ढंग के खाने की सुविधा नहीं होती थी,
पीने का पानी नहीं होता था, साफ सफाई, नहाना धोना, बाथरूम, टॉयलेट, कुछ भी अवेलेबल इनके पास नहीं होता था। और उसमें क्या किया, अब अंग्रेजों को लगा इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, तो अंग्रेजों ने बिचौलिए बना लिए कि भाई बिचौलिया बना लिया। जो आपने देखा होगा ठेकेदार टाइप के लोग जो होते हैं ना आजकल, ऐसे बिचौलिए बना लिए, उनको नाम दिया गया कंगनी। तो अगर ये कंगनी शब्द कभी पूछा जाता है, कई बार यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ लेता है कि कंगनी शब्द इनमें से कहां से संबंधित है, कहां से संबद्ध है, तो आपको बताना है कि ये जो तमिलनाडु से मजदूर गए थे श्रीलंका, उनके ठेकेदार को कंगनी कहा जाता था। तो कंगनी नाम का एक मध्यस्थ होता था, सारे अधिकार उसको दे दिए गए। तो बेसिकली अंग्रेज कैसे डील करते थे, कंगनी को बोलते थे कि यार हमको 500 मजदूर चाहिए इस दिन इतने बजे यहां पे। अब ये कंगनी उनको कैसे लाएगा, उनको क्या बोलेगा, ये उसका काम होता था। इन लोगों ने बड़े पैसे कमाए इस प्रक्रिया में। तो ऐसा कर करके इन मजदूरों को श्रीलंका में भेजा गया। कई बार तो क्या होता था कि इनको मतलब ये जाने के पहले ही कर्ज में आ जाते थे, क्योंकि इनको अपने टिकट के पैसे भी खुद देने पड़ते थे। तो इनको लगता था वहां पैसा कमाएंगे, लेकिन चलो टिकट का पैसा एक निवेश जैसा हो गया, तो वो निवेश के तौर पे ये टिकट के पैसे देते थे। लेकिन उससे क्या होता था, जाने के पहले ही इनके सर पे कर्ज आ जाता था। तो यार ये बड़ी खराब दशाएं थी। तो धीरे धीरे ये लोग श्रीलंका गए, श्रीलंका की मुख्य धारा से जुड़ गए। लेकिन तब भी श्रीलंका में भी इनकी नागरिकता को लेकर एक संशय हमेशा बना रहा कि भाई ये नागरिक कहां के हैं, ये पूर्ण नागरिक हैं या नहीं है। और इनको बहुत बाद तक पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं मिले। और इनका जो उत्पीड़न है, इन्हीं में से काफी लोग जो थे फिर वो तमिल ईलम समूह से जुड़े, एलटीटीई से जुड़े, और आखिरकार उनका जो भी आगे जाके हुआ श्रीलंका के इतिहास में हम जानते हैं। तो थरूर साहब ये कहते हैं कि अंग्रेज जो हैं, आप देखेंगे वो कहते हैं कि अंग्रेजों को एक तरह का कॉलोनियल एमनीजिया है। ये शब्द वो बार बार यूज करते हैं। कॉलोनियल एमनीजिया का क्या मतलब है आपको मैं बता देता हूं। कॉलोनियल एमनीजिया का मतलब यह है कि अंग्रेज इसको भूल गए हैं। मतलब आप देखेंगे, और ये सच्चाई है, आप अगर ब्रिटेन के बच्चों की इतिहास की किताबें देखेंगे, वहां पे मेंशन ही नहीं है कि हमने ये सब किया है। आप ब्रिटिश बच्चों की इतिहास की किताबें उठा के देखिए तो आप पाएंगे कि वहां पर पढ़ाया नहीं जाता है। वहां पर यह बताया जाता है कि हमारी बहुत बड़ी एम्पायर थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य में हम लोग करते क्या थे, लोगों के जीवन को हमने कैसे नारकीय बना रखा था, इस बारे में कोई चर्चा आपको ब्रिटिश किताबों में नहीं मिलेगी। तो थरूर साहब कहते हैं कि यह कॉलोनियल एमनीजिया है, और यह उनको हो सकता है लेकिन हमें नहीं होना चाहिए। वो भूलना चाहते हैं, भूल जाएं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। यह हमको याद रखना चाहिए, इस इतिहास को हमको समझना चाहिए। यह इतिहास का एक मुख्य भाग है। यह बात शशि थरूर बार बार यहां पे कहते हैं। ठीक है, चलिए, अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको 2-4 दिन नहीं, एक आध हफ्ता हो गया होगा, जब मैंने आपको एयरलाइंस का जो पूरा तमाशा होता है आजकल कि आप टिकट बुक करोगे, फिर आपको बोलेंगे वेब चेक इन मैंडेटरी है ना। आपको ये बोलते हैं एयरलाइन वाले आजकल कि वेब चेक इन करना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप वेब चेक इन करे बिना नहीं आओगे तो आपसे वहां पे वो कुछ पैसे ले लेते हैं आजकल। आप वेब चेक इन करने के लिए उनके वेब पेज पे जाओगे तो आपको वो ले आएंगे सीट सिलेक्शन के पेज पे कि आप अपनी सीट चुन लो। उसमें सारी सीटें पेड होंगी, भाई मुझे नहीं चुननी। और कायदे में उनको बताना चाहिए कि भाई सीट सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है ये वैकल्पिक है, आपको करनी है करो, वरना आपको एयरलाइन खुद से सीट अलॉट कर देगी। आपको खड़ा करके थोड़ा ना लेके जाएगी यार एयरलाइन, तो आपको सीट तो देगी। लेकिन वो क्या करते हैं, उस पेज को देखकर, वो पेज कुछ ऐसा दिखता है, मान लीजिए उस पे ऐसा सीट चार्ट होता है ना, एक ऐसा सीट चार्ट जैसा उस पे होता है। उसमें यहां पे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, और सारी सीटें सब पेड। हर सीट के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा देना है। और ऊपर जरा सा लिखा होता है स्किप, यानी कि अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जबकि कायदे में बड़ा बड़ा लिखा आना चाहिए कि भैया ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सीट सिलेक्शन नहीं करना चाहते तो आपको ऑटोमेटिकली कोई भी सीट असाइन हो जाएगी, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार नागरिकों को ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंडेटरी है, और वो उनको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या शब्द आपको मैंने बताया था, जहां कोई आपसे जबरदस्ती पैसे खर्च करा रहा है जो आप नहीं करना चाहते, उसका नाम, इसको हम बोलते हैं डार्क पैटर्न। याद है डार्क पैटर्न? याद है कि नहीं याद है? भूल गए ना? जब आप में से कई लोगों ने कहा था कि सर आप भी तो ऐड दिखाते हो, तो मैंने आपको समझाया था कि ऐड दिखाना डार्क पैटर्न नहीं होता बेटा। ऐड दिखाने से तो पूरी इकोनॉमी चल रही है, ऐड दिखाना डार्क पैटर्न नहीं है। क्योंकि यहां पे मैं आपको विवश नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कोर्स लेना ही लेना है। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको लेना है कोई कोर्स तो हमारा कोर्स बहुत अच्छा है, आप इससे जुड़ जाइए, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ये बाकी प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है।
अगर मैं ऐसा कर दूं कि अगर आपको बाकी कार्यक्रम देखना है तो आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा, वरना आगे नहीं दिखाऊंगा मैं, तो ये फिर डार्क पैटर्न हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, या फिर आपने एक बार कोर्स खरीद लिया, उसके बाद मैं कहूं 5 क्लास आपको देने के बाद कि छठी क्लास के लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तभी दिखाऊंगा, तो ये डार्क पैटर्न है, ठीक है, ये समझिए। तो ये एक डार्क पैटर्न है कि आपने टिकट ले लिया एयरलाइन से, अब वो कह रहे हैं सीट सिलेक्शन के लिए 500 रुपए एक्स्ट्रा दो, ये डार्क पैटर्न है, ठीक है। जबकि आपके पास विकल्प उपलब्ध है, आप बिना पे किए भी देख सकते हैं, ठीक है, ये बात सही है। तो अब क्या हुआ है, एयरलाइंस की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं, ठीक है। 10,000 से ज्यादा शिकायतें पिछले कुछ महीनों में रिसीव हुई हैं एयरलाइंस की, अलग अलग एयरलाइंस की, इंडिगो क्योंकि सबसे बड़ी एयरलाइन है भारत में इस समय, उसकी, और बाकी एयरलाइंस की 10,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं मंत्रालयों के पास कि यार ये एयरलाइन वाले जो हैं अपना धंधा बहुत ही गलत तरीके से चला रहे हैं। तो इस कारण से भारत का उपभोक्ता मामले मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलकर एक लोकपाल बनाने की सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भाई एक लोकपाल बनाएंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओम्बड्समैन। आपने सुना होगा कई बार, बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है ऑलरेडी, है ना। ओम्बड्समैन क्या होता है ये, क्योंकि अब क्या होता है, मान लो किसी एयरलाइन ने ऐसा किया तो आपको ये क्लियर नहीं होता कि आप शिकायत किससे करो, कि भैया आप शिकायत किससे करो। अगर आप उपभोक्ता मामले मंत्रालय से शिकायत कर रहे हो तो उनके पास तो बहुत शिकायतें आती हैं हर तरह की, तो अब वो कैसे डील करेंगे, इससे बड़ी समस्या होती है। तो अगर कई बार क्या होता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में आपको अगर बहुत शिकायतें आती हैं तो वहां पर आप एक विशेष अफसर की या विशेष कार्यालय की नियुक्ति कर देते हो, जिसको आप लोकपाल बुलाते हो या फिर ओम्बड्समैन बुलाते हो। जैसे बैंकिंग में होता है ना कि आपने मान लो किसी को पैसा भेजा और वो पैसा उस व्यक्ति तक पहुंचा नहीं, अब बैंक जो है आपसे सहयोग, आपके अकाउंट से कट गया, उस तक पहुंचा नहीं, अब बैंक आपसे सहयोग नहीं कर रहा, आपके पैसे आपको वापस भी नहीं कर रहा, और जिस व्यक्ति के लिए वो पैसे आपने भेजे थे उसको भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपके पास बैंकिंग में एस्केलेशन का एक तरीका है कि आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से जाके शिकायत कर सकते हो कि भैया मेरा पैसा अटका हुआ है, ये बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं। तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है ये आपकी मदद करेगा। ऐसे ही एयरलाइन में अब क्या हो जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, कि एक एयरलाइन ओम्बड्समैन बनाया जाएगा, और ये व्यक्ति नहीं होता, कार्यालय होता है, ठीक है। और मतलब इसमें ओम्बड्समैन एक ही व्यक्ति होगा, उसके नीचे पूरा ऑफिस होगा। तो आपके पास क्या होगा, शिकायत करने का एक सही तरीका होगा, एक सिंगल विंडो आप शिकायत कर सकते हो कि भाई एयरलाइन ने मेरा पैसा यहां पे गड़बड़ तरीके से लिया है, मेरे को वापस नहीं किया। ऐसे आप ट्विटर खोल के देखो, आपको रोज के पांच चीजें आपको मिल जाएंगी कि मैंने टिकट कैंसिल कराया, मेरा पैसा ही नहीं आया, अभी तक 6 महीने हो गए, रिफंड ही नहीं आया, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हो, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया या यात्रा.com हो गया, उसमें ये एजेंट कहता है कि एयरलाइन से नहीं आया, एयरलाइन कहता है एजेंट से नहीं आया, तो दोनों आपस में झगड़ा करते रहते हैं, जिसमें यात्री बेचारा पिसता रहता है कि यार मेरे पैसे फंसे हुए थे, आपने वापस ही नहीं किया। कई बार क्या होता है कि यार मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, परिवार में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई थी, आपने मेरी लास्ट मिनट फ्लाइट कैंसिल कर दी। या फिर कई बार क्या करते हैं, ये फ्लाइट में ज्यादा बुकिंग कर लेते हैं, आपने मेरे को सीट ना देके किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, मेरे को उतार दिया आपने। तो इस तरह की चीजें ये लोग करते हैं। तो इनके समयबद्ध निस्तारण के लिए, कि इनका निस्तारण जो है वो किया जाएगा, एक सिंगल विंडो पे किया जाएगा और टाइम बाउंड तरीके से किया जाएगा, इसके लिए एक ओम्बड्समैन यानी कि एक लोकपाल बनाने का विचार किया जा रहा है। विचार ये 2013 से है, विचार ये तब से है क्योंकि एयरलाइन की गड़बड़ी तब से थी, लेकिन अब ये गड़बड़ी और गंभीर हो गई है, शिकायतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी अब आशा है कि सरकार इसको लेकर एक एयरलाइन ओम्बड्समैन का ऑफिस जो है उसको उत्पन्न करेगी, ताकि इन शिकायतों का सही से निस्तारण हो पाए और यात्रियों को थोड़ा आराम मिल पाए। देखिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एयरलाइन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कम से कम ये सरकार जो है उसने बड़े प्रयास किए हैं। बहुत सारे ऐसे डिफंक्ट एयरपोर्ट थे, जैसे मैं IIT कानपुर में पढ़ा था, मैं कानपुर का एयरपोर्ट जो था वो बंद पड़ा था, हमको मतलब कहीं भी जाने के लिए लखनऊ से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। तो ये लखनऊ जैसे कोई मान लीजिए दूसरे लोग भी आते थे या कोई कंपनी भी आती थी रिक्रूटमेंट के लिए, या हमारे कल्चरल फेस्टिवल में बड़े बड़े कलाकार आते थे, लोग आते थे, तो वो सब भी लखनऊ एयरपोर्ट पे आते थे। लेकिन अब क्या है, कानपुर में एयरपोर्ट था लेकिन चालू नहीं था, अब कानपुर का एयरपोर्ट चालू हो गया है, मुंबई से लोग सीधे कानपुर की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। तो यार अब आप ये चाहते हो कि अलग अलग जगहों तक वायुयान जाएं, हवाई यात्रा संभव हो, तो आपको इस तरह की गड़बड़ियां भी रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, यात्री डिस्करेज होता है, उसको लगता है कि यार क्या यार, ये तो प्लेन में जितना बताया था उससे दुगना पैसा लग गया या उससे एक्स्ट्रा पैसा लग गया,
तो यात्री डीमोटिवेट होता है, यात्री हतोत्साहित होता है। तो इसको रोके जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन को ईयू में शामिल करने की प्रक्रिया हो गई है प्रारंभ। ठीक है, तो जरा सी बात है, ये यूक्रेन हमेशा से कहता आया है कि हमको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन का तो यूरोपियन यूनियन भी इस बात पे सिद्धांततः सहमत है कि भाई हां, तुम यूरोप का हिस्सा हो, तुम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन सकते हो। और उसके लिए लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना पड़ता है। आपको भाई एक प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ता है कि आप देखिए, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के पहले यूरोपियन यूनियन यह सुनिश्चित करती है कि आप जो हैं एक लाइक माइंडेड देश हैं। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, कि आपकी जो विचारधारा है वो वैसी ही है जो जैसी यूरोपियन यूनियन की जैसी विचारधारा का यूरोपियन यूनियन समर्थन करता है उसको वो प्राप्त करना चाहता है। यह चीज जो है वो सुनिश्चित करना चाहता है। तो अब यूक्रेन से यूरोपियन यूनियन ने मतलब ईयू ने उसको अपने में शामिल करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी है। तब भी कुछ शर्तें ईयू ने रखी हैं यूक्रेन के आगे, कि जैसे क्या है वो प्रमुख शर्तें, कि एक तो लोकतंत्र होना चाहिए, वहां पे कुछ जो धनाढ्यों का आधिपत्य है, इसके लिए मेरे को बढ़िया शब्द नहीं मिला, इसके अंग्रेजी में से कहते हैं ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? जहां कुछ एक लोग बेहद धनवान होते हैं और पूरा देश वही चलाते हैं। जैसे रशियन ओलिगार्क्स का आपने नाम सुना होगा, कि रूस में क्या है कि भाई कुछ व्यापारी हैं ऐसे जिनके तेल के व्यापार हैं और सारे व्यापार हैं, और बेसिकली राजनेताओं को भी वही नियंत्रित करते हैं। तो ये ओलिगार्की का जो कल्चर है ये कम होना चाहिए। कई बार ये ओलिगार्क जो होते हैं ये अपराध भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो है ये धनाढ्यों का जो आधिपत्य है, ओलिगार्की जो है, इसको कम करना आवश्यक है। इसको आप कंट्रोल में करें। यूक्रेन में भी ऐसा ओलिगार्की का कल्चर था, तो इसको आप कम करें, इस संस्कृति को आप नियंत्रित करें। एक शर्त ये थी। दूसरी ये थी भ्रष्टाचार आप कम करो। भाई सरकार में अगर भ्रष्टाचार है तो ईयू का यह मानना है कि भ्रष्टाचार जो होता है वो मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको ईयू का सदस्य बनना है तो आपको भ्रष्टाचार को घटाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के स्तर को आपको नियंत्रित करना ही पड़ेगा। यह बात भी यूरोपियन यूनियन जो है वो कहती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी आप सुनिश्चित करिए। आपके देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित हैं, उनको पर्याप्त और बराबर के अधिकार हैं, और केवल अधिकार नहीं है बल्कि यह भी है कि उनको आपके देश में सुरक्षित महसूस भी होता है। यह भी एक आवश्यक चीज जो है, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने की शर्तें हैं, अर्हताएं हैं। इन पर यूरोपियन यूनियन ने कहा है यूक्रेन से कि आप हमें इंप्रूवमेंट लाकर दिखाइए, आप बताइए कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके बाद आपको हम सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो हालांकि यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि भाई 90% सुधार जो हमने कहे थे यूक्रेन ने उन पर प्रगति करके दिखाई है। तो इस बात की मेरे ख्याल से बस एक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये केवल समय की बात है। कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है उसको ईयू में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसमें मेरे को ज्यादा संदेह, ज्यादा संशय इस समय अब नहीं है। खास तौर पर युद्ध के बाद जिस तरह की नजदीकी पश्चिमी जगत और यूक्रेन में आई है, इस बात को लेकर कोई ज्यादा संदेह अब मेरे को नहीं है कि इसको यूक्रेन को ईयू में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए EFIR पे आर.के. विज साहब का आर्टिकल आया है। तो यार लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का विधि आयोग, उसने अपनी 282वीं रिपोर्ट है, शायद बहुत रिपोर्ट्स आती हैं उसकी, खैर आपको रिपोर्ट का नंबर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी 282वीं रिपोर्ट आई है। इसे क्या हो गया? ठीक है, उस रिपोर्ट में इसने क्या कहा है विधि आयोग ने? विधि आयोग का यह कहना है कि आप जो है EFIR, अच्छा ये वाला मार्कर भी चल जाता है, चलिए इससे करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि अगर किसी मान लीजिए कोई अपराध रिपोर्ट किया जा रहा है जहां पे आरोपी जो है वो अज्ञात है, आपको पता नहीं है वो आरोपी कौन है, तो आप उसके विरुद्ध EFIR भी रजिस्टर करा सकते हैं। यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप ऑनलाइन FIR उसके खिलाफ लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, इसका जड़ समझते हैं। जड़ ये होती है कि कई बार अगर अपराधी क्लियर है, मैं मान लीजिए गया पुलिस के पास, मैंने पुलिस को बोला कि इस व्यक्ति ने मेरे को मारा, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर लेती है, मेरी FIR लिख लेती है, उसके घर चली जाती है, उसको पकड़ लाती है, जो भी कार्रवाई करनी है वो कर लेती है। लेकिन अगर मैं पुलिस को जाके बोलता हूं कि मैं रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था, वहां पे अज्ञात व्यक्ति थे, मास्क लगाया हुआ था,
उन्होंने आके मेरे को मारा, मेरे से बटुआ वटुआ छीन लिया, ये हुआ। अंग्रेजी में तो मगिंग कहते हैं, है ना। ये मैंने कहा। तो अब क्या होता है, पुलिस को लगता है कि यार ये तो काम है, अब ढूंढना पड़ेगा, सीसीटीवी ढूंढना। अगर मैंने जाके बता दिया कि फलाना व्यक्ति ने मारा, तब तो पुलिस का काम आसान है ना, जाके पकड़ के तो लाना है उसको। लेकिन अगर आरोपी अज्ञात होता है तो पुलिस को काम हो जाता है। तो कई बार पुलिस क्या करती है, ऐसे मामलों की एफआईआर नहीं लिखती। पुलिस कहती है कि जाओ आप, हम देखते हैं। और फिर अगर आप थोड़े धनवान हैं, प्रभावशाली हैं, तब पुलिस कुछ करती है। अगर आप निर्धन हैं तो आप खुद ही खोलते हो, छोड़ो यार कुछ करना तो है नहीं पुलिस ने, है ना, आप ऐसा मान लेते हो। जैसे कुछ छोटे मोटे अपराध होते हैं, पर्स चोरी होना, मोबाइल चोरी होना, तो आमतौर पे पुलिस वाले उसकी एफआईआर लिखना नहीं चाहते कि यार इसकी क्या एफआईआर लिखनी है, आरोपी का तो पता है नहीं कौन होगा। ये बात सही है। तो अब यहां पे क्या किया गया है कि अगर मैं ऐसा आरोप लेकर भी पुलिस के पास गया हूं, तो पुलिस के लिए ये मैंडेटरी, ये सिफारिश है अभी लॉ कमीशन की, याद रखिएगा, लागू नहीं किया गया है, कि आप क्या करेंगे, शिकायतकर्ता का, यानी कि मेरा आइडेंटिटी आप सुनिश्चित करेंगे मेरे आधार कार्ड या किसी भी आईडी प्रूफ से, और उसके बाद कंप्यूटर द्वारा मेरी शिकायत ले ली जाएगी। अभी ये पूरी प्रॉपर एफआईआर नहीं है, अभी ये एक ईएफआईआर के तौर पे लॉन्च करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के अंदर पुलिस जो है इस पर कुछ तो कार्रवाई करेगी, और अगर 3 दिन के अंदर इस पे कुछ पकड़ा गया, कुछ कार्रवाई हुई या इस पे कुछ प्रोग्रेस होती है, तो ये सामान्य एफआईआर में बदल जाएगी। और उस सामान्य एफआईआर के लिए मेरे हस्ताक्षर जरूरी हैं, शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर आवश्यक है कि भाई हां मैं इसको सामान्य एफआईआर में बदलना चाहता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मामला सुलझ गया या आपका जो सामान था वो मिल गया, कुछ ऐसा हो गया, तो यह एफआईआर रद्द भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, देखिए एक लाभ क्या है, सीधा सीधा अपराधों की रिपोर्टिंग बढ़ेगी। कई बार क्या होता है, यह बहुत सिंपल सी चीज है कि जब आप में से कई लोग आईपीएस बनेंगे, आप किसी जिले के एसपी बनेंगे, तो यार आपकी रेटिंग ऐसे ही होगी। आपका मुख्यमंत्री जो है वो कहेगा कि भाई मुझे जिलेवार बताओ अपराध कहां ज्यादा हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि यार जिले में तो अपराध बहुत हैं, तो आपको क्या लगेगा कि यार अगर मैं एफआईआर ना लिखूं तो अपराध कम हो गए ना अपने आप। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, पुलिस का ये एक मोटिवेशन होता है कि अपराध कम दिखाने के लिए एफआईआर जो है उनकी संख्या घटा दी जाए, रिपोर्ट कम लिखी जाए। ये काम पुलिस अक्सर करती है। लेकिन अब क्या होगा, अगर व्यक्ति गया तो लिख लिया गया एफआईआर, ईएफआईआर, और वो केंद्रीय सर्वर पे चला गया, तो ना तो पुलिस वाले उसको मना कर सकते हैं, ना ही उस शिकायत से कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये बात भी एकदम सही है। जैसे मतलब ये तो वो शिकायत में कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, तो एक तरह से रिपोर्टिंग बढ़ेगी। लेकिन यहां पे आरके विज साहब कहते हैं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कई बार लोगों को ऐसा लगेगा या पुलिस वालों को भी ऐसा लगेगा कि हर मामले में 3 दिन बाद ही काम करेंगे ना, पहले 3 दिन तो ईएफआईआर का टाइम है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 3 दिन तक हम खाली बैठते हैं, जब ये नॉर्मल एफआईआर में बदल जाएगी तब हम काम करेंगे। उससे नुकसान क्या होगा, ये एग्जांपल देते हैं आरके विज साहब। कुछ अपराध जैसे कि अपहरण, अब ये अपहरण का भी जो अपराध होता है, इसमें आमतौर पे आरोपी अज्ञात होता है। भाई आपको कोई किडनैप हो गया तो आपको पता नहीं होता ना किसने किडनैप किया है, पता होता तो आप मतलब कुछ और कर लेते ना, आपको पता ही नहीं होता किडनैप किसने किया है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार पहला दिन जो होता है, पहले कुछ घंटे, उस समय पुलिस पूछताछ करती है, जांच करती है, तो उसकी बड़ी महत्ता है, केस सुलझने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। लेकिन अब अगर पुलिस 3 दिन बाद काम करना शुरू करेगी तो एक तो केस सुलझने के आसार कम हो जाएंगे। इसके अलावा अपहर्ता को ऐसा भी लग सकता है कि यार लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और वो जिस व्यक्ति का अपहरण किया है उसकी जान माल की हानि कर सकता है। तो यहां पे आरके विज साहब यही कहते हैं कि ये अच्छा आइडिया है, ईएफआईआर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस पर और विचार करना चाहिए, थोड़ा और इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और नुकसान वाले पक्ष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इतनी सी बात यहां पे आरके विज साहब कहते हैं, ठीक है। चलिए फिल्म डायरेक्शन पे आ जाते हैं। तो यार एक फिल्म निर्देशक हैं मुबीन राऊ, केरल के, आपको मैंने कल बताया था, हालांकि ये उनकी ये फिल्म है यार, कुछ मलयालम में लिखा है, मलयालम मेरे को पढ़नी आती नहीं, तो उनकी ये पिक्चर आ रही थी, सितंबर में उनकी फिल्म आई। तो इन्होंने क्या किया, अपनी फिल्म के रिलीज के समय ये केरल हाईकोर्ट गए और इन्होंने कहा कि भाई केरल हाईकोर्ट में क्या होता है, मेरी फिल्म के साथ क्या हो रहा है, जिसको हम कहते हैं रिव्यू बॉम्बिंग, कि मेरी फिल्मों के साथ मैंने देखा है या आमतौर पे फिल्मों के साथ रिव्यू बॉम्बिंग होती है। रिव्यू बॉम्बिंग क्या होती है,
रिव्यू बॉम्बिंग ये होती है कि आप किसी फिल्म के इतने सारे खराब रिव्यू लिखवा दो, इतने सारे खराब रिव्यू कि अगर मैं उस फिल्म का नाम सर्च करूं तो मुझे केवल खराब रिव्यू ही दिखाई दे। तो और मतलब अगर मान लीजिए भाई मैं एक बहुत अच्छा रिव्यूअर हूं, मान लेता हूं कि भाई मैं एक बहुत अच्छा रिव्यूअर हूं, मैंने एक अच्छा या खराब जैसा भी रिव्यू लिख दिया, तो वो सर्च में उतना नहीं आएगा ना, मुझे लगेगा एक रिव्यू खराब है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किराए के लोगों से, जिसने भले ही फिल्म देखी भी ना हो, आप ऐसे लोगों से भी आप पे कर करके उनसे हजार, जैसे अक्सर यहां पे क्या होता है, हमारे यहां तो अच्छे रिव्यूज के लिए पैसे दिए जाते हैं, ये बात फैक्ट है, हर कोई जानता है कि भारतीय सिनेमा में अच्छे रिव्यू जो होते हैं बहुत सारे पेड होते हैं, उनको सबको अच्छा खासा पैसा मिलता है और इसीलिए वो अच्छे रिव्यूज लिखते हैं। तो ऐसे ही खराब रिव्यू भी लिख सकते हैं कि आपको चाहिए कि ये फिल्म ना चले तो आप उसके खराब रिव्यू लिखवाते चले जाओ। बहुत सारे आईडीज फेक हैं और आप लिखवाओ कैसे, इंटरनेट पे कोई भी ब्लॉग है रैंडम सा, उस पे किसी ने रिव्यू लिख दिया, वो रिव्यू अनोनिमस है, मतलब किसने लिखा है आपको ये भी नहीं पता, बस लिखा है बहुत ही बकवास फिल्म थी, मेरा सर दुखने लगा, बिल्कुल मत जाओ। आप किसी फिल्म को अगर आप देखोगे और उसके आपको लाइन से 25 ऐसे रिव्यू दिखेंगे तो आप नहीं जाओगे ना देखने यार। तो मुबीन रऊफ का यही कहना था कि भाई ये जो रिव्यू हैं ये मालाफाइड हैं, मालाफाइड। देखिए लॉजिक क्या है कि अगर मेरे को फिल्म अच्छी नहीं लगी और मैंने खराब रिव्यू लिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने रिव्यू खराब इसी इरादे से लिखा कि तेरी फिल्म ना चले, तो ये क्या है, ये मालाफाइड इंटेंशन है, ये बुरा इरादा है, ठीक है। तो बुरे इरादे से किए गए रिव्यू फिल्म के व्यापारिक भविष्य को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने यह कहा कि भाई केरल हाईकोर्ट से कहा कि रिलीज के कुछ समय तक समीक्षाओं पर आप रोक लगा दो कि मेरी फिल्म का रिव्यू ही नहीं आएगा। अब यह मैंने आपको कल भी बताया था। अब उनका इशारा क्या था, जो बेनाम समीक्षक हैं, देखिए नॉर्मली समाचार पत्र जो होते हैं वो अपने साथ एक समीक्षक रखते हैं, वो ट्रेंड होता है, वो फिल्में देखता है या देखती है, उसके रिव्यूज वो लिखता है या लिखती है और उसके बाद लोग उनको पढ़ते हैं और अपना विचार बनाते हैं। लेकिन इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग कुछ भी लिखे जा रहे हैं, है ना, तो और ऐसे ब्लॉगर्स जो कुछ भी रिव्यू लिख रहे हैं, तो सरकार, तो हाईकोर्ट ने भी ये माना कि ये रिव्यू बॉम्बिंग जो है ये तो आप एक खराब इरादे के साथ कर रहे हो, तो ये एक तरह का आईटी एक्ट के तहत अपराध है कि आप क्या कर रहे हो, झूठ लिखकर, गलत चीजें लिखकर किसी के बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक खराब चीज है। ये बिजनेसेस में बहुत होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसके पहले मैं एक संस्थान में काम करता था, उस संस्थान को मैं चलाता था जो कि यूपीएससी की तैयारी कराता था। तो भाई आपके हर तरह के रिव्यू आते हैं, आप संस्थान चलाते हो, कुछ लोगों को आपकी टीचिंग अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। तो जिनको टीचिंग अच्छी नहीं लगती उनसे आप बात करने की कोशिश करते हो कि भाई क्या तकलीफ है आपको, क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो एक बार हमारे संस्थान में हमने ये मिशन चलाया कि यार हमारे कोरा करके एक वेबसाइट है जहां पे लोग अपने विचार लिखते हैं, कोरा पे हमारे कुछ नेगेटिव रिव्यूज थे। तो हमने सोचा कि यार कोरा पे जितने भी नेगेटिव रिव्यूज हैं इन सारे बच्चों से बात करते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ आई कोर्स में, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व कर देंगे, ताकि हमारे रिव्यू खराब अच्छे नहीं लगते यार। आप सर्च करो संस्थान का नाम, आपको खराब रिव्यू दिखता है, अच्छा नहीं लगता। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ एक ऐसे 30-40, क्योंकि कुल मिला के हमारे 1,500-2 हजार रिव्यूज थे, उनमें से 30-40 रिव्यूज हमारे खराब थे। तो उन 30-40 बच्चों से हमने किसी तरह से ईमेल वीमेल कराया, कांटेक्ट किया। आखिरकार फिर हमने एक व्यक्ति हायर किया जो उनका कांटेक्ट डिटेल निकाल के हमको दे रहा था। मैं आपको बताता हूं, जो हमारे मेरे ख्याल से 37 थे शायद खराब रिव्यूज, उन 37 में से 24 लोग हमारे छात्र ही नहीं थे। केवल 13 लोग हमारे छात्र थे, 37 में से 24 लोग जो थे वो हमारे छात्र ही नहीं थे। उनको हमने संपर्क करने की कोशिश करी तो उन्होंने मना भी कर दिया, हम नहीं जानते आप कौन सा संस्थान, हमने तो कोई कोर्स नहीं लिया, क्या बात कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि उनके आईडी को किसी ने हैक करके लिखा या वो पेड रिव्यूअर्स थे, उनको किसी दूसरे संस्थान ने पैसे दिए और वो हमारे खराब रिव्यू लिख के उन्होंने जो भी उनको 500-1000 रुपए जो मिले होंगे वो लेके जेब में रख लिया। अब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। और यार इससे मेरा बिजनेस प्रभावित हुआ, सीधी सीधी बात है। कोई भी आदमी मेरा कोर्स लेने की सोचेगा तो एक बार देखेगा रिव्यू कैसा है, अरे यार रिव्यू तो खराब है तो नहीं लेगा। ये बात सही है कि नहीं है। तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यार ये आईटी एक्ट के अनुसार यह आपराधिक माना जा सकता है। लेकिन फिल्मों के मामले में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि यार देखो, दर्शकों का भी एक अधिकार है। दर्शक जो है, दर्शक का अभिव्यक्ति का अधिकार है, दर्शक का अभिव्यक्ति का अधिकार है कि यार मैं किसी भी फिल्म के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूं कि मुझे फिल्म अच्छी लगी या नहीं लगी, ये फिल्म बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी, मेरे कोई अधिकार है। और जो मतलब दर्शक और समीक्षक,
जो है हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, और फिल्म निर्माता जो है उसके पास व्यापार का अधिकार है कि भाई वो अपना व्यापार चलाए और उस व्यापार को सुरक्षित तरीके से चलाए, ये उसका अधिकार है। ये उनमें सीधा सीधा टकराव है, और ऐसे टकराव आमतौर पे कोर्ट्स के लिए, न्यायालयों के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका कोई आसान समाधान नहीं है। आप कैसे इस पे रोक लगा सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि भैया अतुल जैन, क्योंकि तुम एक ट्रेंड समीक्षक नहीं हो, तो तुम आज जाके 12वीं फेल फिल्म देख के आओगे अगर, तो तुम उसका रिव्यू किसी को मत बताना। यार मैं क्यों ना बताऊं? मैं ट्रेंड समीक्षक हूं तो क्या, नहीं हूं तो क्या हो गया? मैं लिखूंगा हर जगह कि अच्छी फिल्म है, खराब फिल्म है, मैं क्यों ना लिखूं यार? जैसी भी लगेगी मैं लिखूंगा, या मैं अपने मित्रों को बताऊंगा। आप मुझे कैसे रोक सकते हो? तो ये चुनौतीपूर्ण है। ये आइडिया विचार किया जा सकता है इस पे, लेकिन इसका समाधान क्या निकलेगा ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो इसीलिए इस केस पर मेरी नजर है, और जो भी इस पर निर्णय आएगा मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। चलिए हाँ जी, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। और खैर, तो आपको एक बार फिर बता दूं भाई, P2I बैच जो है 10 तारीख से, यानी कि कल से हो रहा है शुरू। हिंदी में, अंग्रेजी का 17 से, बाइलिंगुअल 15 से। एजे लाइव कोड लगाओगे तो 22,999 में, यानी कि 23,000 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगा। 16 नवंबर तक ये सेल जो है वैलिड है, दिवाली की सेल है। और तो आप अगर इससे नहीं जुड़े हैं, याद रखिएगा P2I है, प्रारंभिक से लेकर साक्षात्कार तक हर स्तर पे आपकी तैयारी में मदद करेगी। तो अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाइए, एजे लाइव कोड लगाइए और इस कोर्स से आज ही जुड़ जाइए। याद रखिए कल शाम 6 बजे कोर्स शुरू हो जाएगा। पहली इंट्रो क्लास होगी, वो इंट्रो क्लास लाइव लूंगा और मैं लूंगा, पहली इंट्रो क्लास केवल, याद रखिएगा। तो इसीलिए आप जो है तुरंत इससे जुड़ जाइए अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। साथ के साथ मेरे से संपर्क करने के जो माध्यम है, टेलीग्राम चैनल अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस, वहां क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। इंस्टाग्राम अतुल_UPSC, ईमेल आईडी atul.jain@studiiq.com। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए एक बार आज के सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कितने कथन सत्य हैं? कृत्रिम वर्षा में बादलों को भी कृत्रिम तौर पे बनाया जाता है? नहीं, बादल प्राकृतिक होते हैं, उनके ऊपर सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है। इसमें वायुयान से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव बादलों के ऊपर किया जाता है, यह सही है। इससे होने वाली वर्षा को केमिकल रेन, इससे होने वाली वर्षा ही केमिकल रेन कहलाती है? नहीं, केमिकल रेन ये नहीं कहलाती। वो कहलाती है जब आप बारिश होती है लेकिन वो रास्ते में प्रदूषण से घिर के वो अम्लीय हो जाती है, तब वो केमिकल रेन कहलाती है। कृत्रिम वर्षा का केमिकल रेन से कोई लेना देना नहीं है। तो केवल एक कथन सत्य है हमारा, B1 हमारा उत्तर आज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से कथन सत्य हैं? EU में सदस्यता के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है, यह बात सही है। यूक्रेन EU का सदस्य है, अभी बना नहीं है, बनने के आसार हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल आज फिल्म रिव्यू पर है। अलग अलग व्यक्तियों के मूल अधिकारों में टकराव की स्थिति न्यायालयों के लिए चुनौती है। फिल्म समीक्षा मामले के आधार पर चर्चा कीजिए। अलग अलग व्यक्तियों के अधिकार, किसी का बिजनेस करने का अधिकार है, किसी का अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आमतौर पर यूपीएससी ऐसे नहीं पूछता इसके आधार पर यह आपके लिए सरल करने के लिए मैंने दिया है। सवाल इस तरह का पूछा जा सकता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग अधिकारों में कई बार टकराव होता है, जिसके कारण कोर्ट के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन जाती हैं। तो इस पर आपको इसकी व्याख्या करनी है। बस ये आपका आज का सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे लाइव मिलूंगा। मुझे पता है आप लोगों को लाइव शायद एक की आवश्यकता ज्यादा लगती है, या लाइव आपको पसंद है, लेकिन कल मैं आपसे लाइव मिलूंगा। और कल के अलावा फिर आपसे मुलाकात, कल मैं आपसे मिलूंगा। कल के बाद मेरी मुलाकात आपसे होगी 20 तारीख यानी कि सोमवार को। तब तक मैं तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कुछ और महत्वपूर्ण समाचार होंगे तो वो लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। आज के इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।